Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So we were at the last exercise of chapter number 9, differential equations, and the topic for the last exercise was miscellaneous exercise, right? मतलब we were at miscellaneous exercise, not the last topic. टॉपिक तो सारे हो गए थे. miscellaneous exercise के हमने दो पार्ट्स कर चुके हैं, राइट? पिछले दो पार्ट्स में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? वी हैव सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर, टेल मी, 11th. ठीक है, 11 तक हम सॉल्व कर चुके हैं इन द प्रीवियस टू पार्ट्स, एंड टुडे इज पार्ट 3. टुडे इज व्हाट? पार्ट 3, जिसमें हमको क्वेश्चन नंबर 12. सो टुडेज टॉपिक इज मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 पार्ट 3, जिसके अंदर होपफुली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही देंगे, बचे हुए जितने भी एक्सरसाइज के हैं. बट बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, एक बात कहें, कल की पार्ट 2 की वीडियो हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड. ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट हमने उल्टा कर दिया, जैसा हमने एक बार पहले भी किया था कि जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी थी तब बंद कर दी, जब बंद करनी थी तब स्टार्ट कर दी. तो वो एक्स्ट्रा टॉक सारी रिकॉर्ड हुई थी, फिर उसको तो क्या ही अपलोड करना, सारी रिकॉर्ड हुई थी टोटल, जितनी बकवास करी थी हमने. रेदर देन पढ़ाई हमने जितनी बकवास करी थी ना, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इस टीचर की बुराई, हमारे स्कूल में ऐसा होता है वो सब रिकॉर्ड हुआ था, तो हमने, चलो ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 13 से हम कर रहे हैं. तो इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, तो आप बता देना मुझे. मेरे पास लास्ट ईयर की वीडियो, तो लास्ट ईयर की वीडियो तो कभी भी डिफिकल्टी फील हो, पिछले पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 1 में हमने किया था 5 क्वेश्चन अगर ना, तो पार्ट 2 में कल हमने किया था 6 से 11. तो वो 6 से 11 वाला वीडियो जो है अवेलेबल नहीं होगा इस प्लेलिस्ट में, वो पिछली प्लेलिस्ट में. तो इफ एनी स्टूडेंट्स हैज फील एनी डिफिकल्टी इन दिस 6 क्वेश्चन, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो ऑल्सो कि सर पिछला दे दो, तो मैं उसको वो वाला वीडियो दे दूंगा. ओके, चलो. सो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं अभी. सो करना क्या है, सॉल्व करना है, वही सेम चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है. सो स्ट्रेट अवे लेट्स राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन. आज इसको क्या हो रहा है? ओके, टेल मी द ई माइनस, ई टू द पावर है ना बेटा, ई माइनस का मतलब कैसे होता है? मतलब नहीं होता है. ई माइनस अलग चीज है, ई टू द पावर माइनस अलग चीज है. अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे. ई टू द पावर -2√x, 2√x, यस, डिवाइडेड, डिवाइडेड, होल डिवाइडेड बाय √x, यस, आगे माइनस y/√x, यस, आगे ये टोटल हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय dx/dy इक्वल टू 1. ठीक है. सो ये ओरिजिनली हमको गिवन है. एक तरीका ये है कि dx, हम क्या करते हैं, dx/dy या dy/dx को जनरली आइसोलेट करने के बारे में सोचते हैं. तो एक तरीका तो ये है कि हम dx/dy को आइसोलेट कर लें. कैसे? dx/dy इधर रहेगा और बाकी ये सारी चीज उधर जाएगी. तो उधर जाएगी तो ये बताओ इसके नीचे आ जाएगी, ये पूरी चीज इसके नीचे आ जाएगी. अब ये पूरी चीज इसके नीचे आ जाएगी, तो इसको नीचे ऐसे कैसे छोड़ तो सकते नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम ले लुआ के ऊपर लाना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन इस तरीके से ज्यादा है. इससे अच्छा है, इससे अच्छा है dx/dy को उधर ले जाओ तो dy/dx हो जाएगा. तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी. जरूरी थोड़ा ना कि dx/dy की वैल्यू मिले, अच्छा है उल्टा, dy/dx की वैल्यू तो उल्टा ज्यादा प्रेफर करते हैं अपन, है ना. सो वी विल गो दैट वे. हालांकि आप ऐसे करोगे तो उससे भी आंसर, तो लीनियर बन जाएगी, है ना. और अगर अपन dx/dy को ही रहने देंगे तो उससे लीनियर वैसे भी नहीं बनेगी. तो एंड में जाके अगर अपन ने dx/dy की वैल्यू यहाँ से निकाल ली मशक्कत करके, तो नीचे जाके तो वापस dy/dx की ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये dx/dy टाइप की है ही नहीं, ये dy/dx टाइप की है. वो कितना जल्दी आप पकड़ते हो, ये चीज आप कितना जल्दी पकड़ते हो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप की है. भाई dx/dy की टाइप की है तो मैं शुरू से dx/dy टाइप में चलूँ, dy/dx टाइप की है तो मैं शुरू से dy/, ठीक है ना. सो चलते हैं आगे. तो यहाँ से मैं dy/dx टाइप की साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना. तो इट इज लाइक dx/dy उधर जाके 1 से डिवाइड होके dy/dx हो गया. और इसमें ये माइनस वाई, इसको इधर बुला लेते हैं अपन, समझ तो गई है, प्लस y/√x इक्वल टू e⁻ -2√x डिवाइडेड बाय √x. So it is comparable in the form of a linear differential equation in the form of what? dy/dx plus py इक्वल टू what? q, where p की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्प्लाइज p की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, p की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय √x, एंड q की वैल्यू हो जाएगी, ये आरएचएस में जो भी रखा हुआ है, e⁻² डिवाइडेड बाय √x. ठीक है, डन. चलते हैं आगे.
ओके, चलो जी, अब ये आ जाता है तो अगला काम क्या निकालना होता है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सो लेट्स फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि आसानी से निकलता ही है हमेशा ही, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एच। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस मिसलेंस में पहली बार आई है। हाँ, ठीक है, पी डी, ठीक है। इंटीग्रेशन पी क्या है, 1/√x dx। सो 1/√x का तो आपको 2√x याद होना चाहिए अच्छे से, है ना। 2√x, नॉट 2/√x, है ना। ई की पावर, और ई तो नीचे था ही सही, मतलब बेस में ई तो था ही सही, पावर के अंदर क्या आ गया, 2√x, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/√x क्या होता है, 2√x होता है। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो सो लेट्स राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन। सो द जनरल सॉल्यूशन इज, अच्छा, इसने पर्टिकुलर तो इस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, जनरली पूछा है केवल। हाँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं अभी तो, बाकी आप बाकी बताया था मैंने, डिपेंड्स ऑन द वेटेज एंड द टाइम लेफ्ट, depends on the weightage and the time left. If it is a 3 mark question, I will suggest you write directly. If it is a 4 mark question, I will suggest you to multiply both sides by integrating factor. मुश्किल से 3 steps extra लिखनी है। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ होल एल एच एस पार्ट इक्वल टू आर एच एस में तो जैसा बन रहा है बन रहा है, और फिर उसको अपन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स दोनों साइड कट जाता है ना। तो ये जो 3-4 स्टेप्स का मैंने आपको नोट भी करा आपकी नोटबुक में, कि ये एक्स्ट्रा कब लिखना है, जब वेटेज अच्छा हो प्लस आपके पास टाइम हो लिखने का, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू, द उस टाइम क्या सिचुएशन होती है, यू विल हैव टू एक्ट अपॉन द सिचुएशन। ओके, ठीक है, तो वाई इंटू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, 2√x इक्वल टू क्यू, क्यू क्या था, क्यू है e टू पावर -2√x डिवाइडेड बाय √x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e टू द पावर 2√x, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सी। जब ऐसा लिख रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन इस, तो फिर उसमें सी भी था, है ना, डायरेक्ट में तो फिर सी भी लिखो। अच्छा जी, अब शुरुआत में देखने में भयानक लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने के बाद ये इतना छोटा सा काम है कि y इंटू ई टू द पावर 2√x इक्वल टू ये 1 बन चुका है। कैसे, e की पावर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ऐड हो जाएगी, e कॉमन बेस से तो ऐड हो जाएगी, तो इट विल बी लाइक e की पावर 0, इट विल बी लाइक e की पावर 0 विच इज, किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1/√x, अभी अभी किया था 2√x, अभी अभी तो किया था, सो इट इज लाइक 2√x प्लस सी, दैट्स इट। और e टू द पावर 2√x को चाहो तो उधर ले आओ, मेरे हिसाब से नहीं लेके जाएगा, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है उसको उधर लेके जाने से। सो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन, y इंटू e टू द पावर 2√x इक्वल टू 2√x प्लस सी इज द जनरल सॉल्यूशन, और वही निकालना है इसमें, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो देखो, जब भी इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ आ रही है ना, तो 99% चांसेस है कि उसका इंटीग्रेशन पार्ट बहुत सरल है। जैसे इसका कितना सरल था, सब कुछ कट कट आ जाता है फाइनली, है ना। हाँ, 1% चांस ये कि अच्छा लेवल दे दे तो दे दे, इंटीग्रेशन भी तगड़ा आ जाए, पहले ही फंक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड था और इंटीग्रेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो 1% चांसेस हैं, ठीक है ना। चलो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी लीनियर है, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है लीनियर है, खुद ही दे रखा है, खुद ही उसी फॉर्म में दे रखा है ना, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इस बार पर्टिकुलर निकालना, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इसलिए बढ़ गई क्योंकि पर्टिकुलर 4x, 4x cos x, 4x इंटू cosec x। सो फ्रॉम हेयर ऑन द वैल्यू ऑफ, थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot x, the value of p is cot x and the value of q is whole thing 4x cosec x, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन cot x dx। सो cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस sin x, e से log कैंसिल आउट, सो इट इज फाइनली sin x, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन इज, सो जनरल सॉल्यूशन इज लिखते हैं नीचे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू q इंटू, q है 4x cosec x, हाँ ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
साइन एक्स का होल इंटीग्रेशन. So do you know what is cosec x into sin x? It is actually 1. cosec x into sin x क्या होता है? 1. सिंपली लिख सकते हो. आपको cosec x इक्वल टू 1 बाई sin x लिख के भी काटने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली 12th लेवल पे हो तो आप cosec x into sin x 1 लिख सकते हो. कोई मना नहीं करेगा आपको. सो इट इज लाइक 4x का आपको इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन 4x dx. सो इट इज लाइक 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस, जब प्लस सी तो यहाँ पे भी लिखना था, खैर है ना. 2 से 2 गया. सो इट इज लाइक 2x स्क्वायर प्लस सी वाई साइन एक्स. वाई साइन एक्स इक्वल, तो ये तो जनरल सॉल्यूशन आया हमारा. इज द जनरल सॉल्यूशन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर. इज द जनरल सॉल्यूशन. वन सेकेंड. नाउ बोलो क्या इंफॉर्मेशन है. क्या व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 y becomes 0. तो ये पुटअप करते हैं. पुटिंग x comma y equal to pi by 2 comma 0 in equation 1. Let's mark it equation 1. ठीक है. So we get ठीक है. तो y की वैल्यू 0, तो 0 इंटू साइन पाई बाय 2 अल्टीमेटली बिकम्स 0 इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 है ना. पाई बाय 2 का भी होल स्क्वायर, सही कर रहे हैं. ओके ठीक है. तो इट बिकम्स 0. और इधर तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा फाइनली, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा. प्लस सी इम्प्लाइज सी इक्वल टू माइनस 2, माइनस पाई स्क्वायर बाय 2. चलो पुट कर देंगे अगेन उसमें टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सी सहित से सी रहित. नाउ पुटिंग, सही है, सी इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 अगेन इन इक्वेशन 1. we get y sin x इक्वल्स टू 2 प्लस सी था तो माइनस सी की वैल्यू क्या डाल दूंगा, 5 स्क्वायर बाय 4. यही आंसर है. ठीक है. तो एक चीज नोटिस करिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाता. वो जनरल सॉल्यूशन इजी वे में जहां तक आ जाता है वहीं रोक के और पहले पुट अप करता है ना. ठीक है. इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी ऑफ गिवन डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. चलो बताओ क्या क्वेश्चन है. इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही चाहिए हमको. बताओ इक्वेशन बोलो. x प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू e टू द पावर माइनस वाई माइनस 1. ठीक है. ये है. चलो तो डी वाई बाई डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो काम हो जाएगा क्या, ये सोचो. चलो देखो एक बार यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट कर भी देता मैं तो कुछ ऐसा होता. डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं आइसोलेट कर भी देता तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड एक्स प्लस 1. अब अगर आप इसको आइसोल डी वाई बाई डी एक्स वाली टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मान लें, टाइप 1 वाली, तो आप इसको अलग करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 तो क्यू हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. लेकिन वो पी वाई नहीं बन पा रहा ना, उसमें से वाई कैसे लगाएगा, वाई मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा. तो एक ही ऑप्शन है, just reciprocal this and make it a linear differential equation of the second type dx by dy. वहां से तो x अलग हो जाएगा ना भाई, यहां से y, हाँ सेपरेटिंग वेरिएबल से भी हो सकता है इफ यू वांट टू. बिल्कुल सेपरेटिंग वेरिएबल से अगर करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा ना. तो फिर इसको 2 ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा. इट विल बी लाइक 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई माइनस 1. इट विल बी लाइक 2 माइनस ई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा ई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई टू द पावर वाई. फिर इसमें 2 माइनस ई टू द पावर वाई को क्या लेना पड़ेगा, टी. तो ई टू द पावर डी वाई क्या हो जाएगा, डी टी. तो हो सकता है, कोई मना नहीं.
हाँ जो भी है माइनस डी टी बाई, ठीक है ना, तो हो सकता है उससे भी, बट इस वाले केस में वी विल गो विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, आपने सही पहचाना, उससे कर सकते हो, है ना। ओके, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सेकंड टाइप काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, तो इस बहाने रिवाइज हो जाएगा, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ना लीनियर वाली फॉर्म में से सॉल्व करते हैं तो डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू x plus 1 divided by 2 into e to the power minus y minus 1, so it will be like x divided by 2 into e to the power जो अभी अपन कर रहे थे ना, वो एक्चुअली इसमें भी करना है, लीनियर करने के बाद भी वो करनी है वो चीज, देखना अभी वो की वही चीज करनी है, प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 into e to the power -y -1, ठीक है। तो ये x वाली टर्म इधर ले आते हैं, dx बाय dy माइनस x डिवाइडेड बाय 2 into e to the power -y -1 इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा, 1/2 into e to the power -y -1, सो इधर से हम पी एन क्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां से p की वैल्यू आ जाती है -1/, नॉट 1/, इम्प्लाइज, तो p हो जाता है मेरा, x को छोड़ दें तो क्या बचता है, -1/2 into e to the power -y -1, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं मैं, इट विल बी लाइक 1/1 - 2 e to the power -y, बोलो, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर अगेन क्या कर दिया हमने, और सॉल्व कर दिया, तो 1 - 2 डिवाइडेड बाय e to the power y, फिर अगेन क्या कर दिया, e to the power y को एलसीएम लेके ऊपर ले आए, तो e to the power y ऊपर आ गया, और e to the power y इंटू 1 e to the power y -2, तो फाइनली ये मेरा p है, जिसको सॉल्व करने में मुझे थोड़ी आसानी होगी बजाय के उस फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन तो अभी भी करना पड़ रहा है, और अगर आप वेरिएबल सेपरेट करते तो भी करना पड़ता, ठीक है ना। उसमें भी दो इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, इसमें भी दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, एक बार तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते टाइम, और एक बार जब अपन आरएचएस में भी क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे तब करना पड़ेगा, तो सेम वर्क है ना, कोई डिफरेंस नहीं हुआ इसमें, है ना। ठीक है, सो अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा क्यू भी लिख लो लगे हाथ, एंड क्यू इज व्हाट, 1/, बोलो क्या, 1/, क्या लिखा हुआ है वहां पे आरएचएस में, ई टू द नहीं 2 into e to the power -y -1, ठीक है, और इस पार्ट को भी अभी मैंने सॉल्व करके लिखा है, तो क्या आया था ये, e to the power y ऊपर आया था, डिवाइडेड बाय, ये उल्टा हो जाएगा बस इससे, 2 - e to the power y हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास 1 - 2 e to the power -y था, और यहाँ पे 2 e to the power y, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो पी एन क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर दिए, नाउ नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर ए चेंज, अब की बार क्या होगा, e to the power p dy, इंटीग्रेशन p dy, नॉट p dx, सो e इंटीग्रेशन, बोलो इंटीग्रेशन p dy, यानी इंटीग्रेशन e to the power y डिवाइडेड बाय e to the power y -2, तो e to the power y -2 को मैं ले लूं t, हाँ लेट e to the power y पूरा ही ले लो, -2 बी टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e to the power y, अच्छा इसके आगे dy भी लिखो, dy इक्वल टू dt, इसके आगे dy भी लिखो ना, dy, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू e to the power इंटीग्रेशन dt बाय t, which is equal to e to the power log modulus t, which is equal to t, which is equal to what, e to the power y -2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। चलें अब आगे का काम करें, सो जनरल सॉल्यूशन इज, और इसमें याद रहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है आपको ना, सो जनरल सॉल्यूशन is y into integrating factor which is what, e to the power y -2, right, equal to q, what was q was e to the power y divided by 2 - e to the power y, 2 - e to the power y, ये तो था q, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e to the power y -2, तो ये दोनों एक दूसरे से -1 से कट गए, भाई ये इसका माइनस है कि नहीं है, इसका नेगेटिव है कि नहीं है ना, तो ये चीज इससे -1 टाइम्स कट जाएगी, और इंटीग्रेशन dy प्लस सी तो लिखना ही है ना, ठीक है, समझ आया ना। तो -e to the power y का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, -e to the power y क्या होगा, तो -e to the power y माइनस, क्या बाई के रेस्पेक्ट में करें तो -e to the power y है, e to the power y का e to the power y, और -1 कांस्टेंट है तो -e to the power y, राइट, प्लस
सी, और इधर क्या है y इंटू ई टू द पावर y माइनस टू। सो दिस शुड बी द, अभी अपन को पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ना। तो देखो हमने क्या कहा था कि एक बार पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के बाद इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, अगर अभी जनरल सोल्यूशन निकालना होता तो मैं आगे भी सॉल्व करता। कैसे? ई टू द पावर वाई की टर्म्स को एक साइड लेके जाता, इधर से भी y इंटू ई टू द पावर वाई आ रहा है, उधर से सिंगल माइनस ई टू द पावर, इन दोनों टर्म्स को साथ में मर्ज करता। लेकिन अभी मैं ये काम अभी नहीं करूंगा, कब करूंगा? पर्टिकुलर करने के बाद करूँ, वैल्यू डालने के बाद करूंगा, ठीक है ना। ओके सो अच्छा, सो पुटिंग सीधे कर देते हैं। सो पुटिंग पुटिंग एक्स जीरो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू व्हाट, जीरो कॉमा जीरो, इन इक्वेशन इन इक्वेशन इन इक्वेशन। इस बार एक्स क्यों नहीं आया? गलती है, ऐसा हो सकता है। अब बताओ गलती क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों आएगा? उल्टी वाला कर रहे हैं ना, x इंटू इंटीग्रेटिंग। फाइन। ऐसा हो सकता है कि आप सोचो, इस भाई पूरी चैप्टर हो गया, ऐसा कभी भी हुआ है क्या भाई फाइनल इक्वेशन में x ही नहीं है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो x इंटू ई टू द पावर वाई माइनस टू। हाँ ठीक है, तो y को हम y से इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन ही नहीं होगी ना, ना वो तो सॉल्व होके y की वैल्यू निकाल सकती है ना। भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनती है हमेशा, वन वेरिएबल तो सॉल्व हो जाएगी, उसमें तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सो पुटिंग x कॉमा वाई इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो इन इक्वेशन वन। तो खुशी आप ये तो एनालाइज कर रहे हो कि अरे इसमें तो एक्स ही नहीं है, बट आप ये एनालाइज नहीं कर रहे कि ये गलत है। ओके, तो साथ में वो भी सोचो कि एक्स नहीं है, वो बेनिफिट नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए टेंशन की बात है कि एक्स कहाँ गया हमारा। ठीक है, इज द जनरल सॉल्यूशन, ये लिख ही देना इसके आगे आप, है ना। इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। वी गेट, अब x भी है y भी है, पुटअप करो। सो जीरो जीरो पुटअप करेंगे तो ये जीरो की जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो माइनस टू अल्टीमेटली बिकम जीरो, इधर माइनस ई टू पावर जीरो प्लस सी। बोलो क्या क्या चीजें आई? ई टू द पावर प्लस वन आ गई, ठीक है ना। इधर तो जीरो हुआ, इधर तो सब साम्राज्य खत्म हो गया। इधर माइनस वन प्लस सी, विच विल गेट मी सी की वैल्यू वन। ठीक है, पुट करो उसमें। नाउ पुटिंग c equal to 1 in equation 1 again, we get, okay, tell me what was equation 1. X into, not y, x into e to the power y minus 2 equal to minus e to the power y plus c minus प्लस सी की जगह वन। ओके, अब इसको आगे भी सॉल्व करना है, इसी फॉर्म में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ई टू द पावर वाई वाली टर्म्स अपन सॉल्व कर सकते हैं तो करनी है ना। सो इट विल बी लाइक एक्स इंटू ई टू द पावर वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वाई प्लस वन। सो ई टू द पावर वाई वाली टर्म्स एक साइड करो और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड करो। तो x इंटू ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर वाई, ये तो जाएंगे यहाँ पे, माइनस टू एक्स हो जाएगा टू एक्स प्लस वन। एनी डाउट्स? so e to the power y can be taken as common into x plus 1 equal to what, 2x plus 1. So tell me the value of e to the power y. From here on I can get the value of e to the power y like 2x plus 1 divided by x plus 1. So taking logs on both sides, I can eliminate the e. So y as a function of function हो जाएगा log of 2x plus 1 divided by x plus 1. Match the answer. This should be the final answer. Matched is the particular solution. ठीक है, समझ आया? ओके, नॉट ओनली इंटीग्रेशन पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, कचरा पट्टी बाद का काम, ये भी थोड़ा संभल के करना है, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिल भी सकते हैं, कट भी सकते हैं, एनीथिंग। हम्म, देखो ट्रेंड पहचानो भाई, जिसमें ई टू द पावर वाई सॉल्वेबल है तो, और ई की पावर में कौन सा आंसर हमने छोड़ा अभी तक? मेरे को तो याद नहीं आ रहा।
शायद ही कोई छोड़ा हो, उसको तो सॉल्व करते ही हैं अपन, है ना। और सॉल्वेबल है ना भाई, इधर भी ई टू द पावर वाई है और इधर भी ई टू द पावर वाई है, तो दोनों जगह ई टू द पावर वाई है, तो उनको ई टू द पावर वाई को कॉमन लेकर और ई को हटा दिया जा सकता है ना, लॉग लेके, ठीक है। एंड मोर ओवर देखो, पहली प्रायोरिटी हमेशा क्या रहती है, y is a function of x and it is a y is a function of x, it is in the form of y is a function of x। सबसे पहली प्रायोरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर y as a function of x बन सकता है तो बनाना है, बन ही नहीं सकता, कुछ ऐसे अटक चीज की चीज अटक गई तो फिर छोड़ दिया, तो एक अलग चीज है, ठीक है। कर दूं डिलीट। नाउ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी अभी मैं 11th को एक क्वेश्चन करवा रहा था, सेम ऐसा ही है। रेट ऑफ चेंज है इसे, है ना, द नहीं 11 से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उसमें लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है और ये है रेट ऑफ चेंज। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। ठीक है ना, किसी भी समय अभी कितनी पॉपुलेशन है उसी से प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। भाई अभी पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, 10% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, वो प्रोपोर्शनल है अभी कितनी पॉपुलेशन है। अभी जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है ना, नहीं ऐसे नहीं कि 10% तो ज्यादा है कि 20% ज्यादा है, ऐसे मान लो कि ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन 1 लाख है तो 10% बढ़ रही है, पॉपुलेशन 20 लाख है और 2 लाख है तो पॉपुलेशन 20% बढ़ रही है। ठीक है ना, वो रेट ऑफ चेंज है ना, 10%, 20%, 30%, वो भी तो बढ़ेगा, वो भी तो बढ़ेगा। वो किस पे बढ़ेगा, पॉपुलेशन पे ही प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल हो। देखो एक चीज समझो, आप एक चीज नोटिस करो कि आप 19 फॉर एग्जाम्पल आप डेटा उठा के देखो, जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेट से 2000 तक, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी इंडिया की, है ना। और 2000 के बाद 2022 में कितनी बढ़ी, तो यू विल फाइंड कि अब मैं एक कच्चा आंकड़ा दे रहा हूं, मेरे को एक्चुअली आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, तो मुझे एक्चुअल आंकड़ा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा होगा, लगभग लगभग ऐसा ही होगा कि शायद आजादी के बाद से 2000 तक जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उतनी तो 2000 से 2022 में बढ़ गई, ऐसा होगा। तो जो चेंज है ना वो भी बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज भी बढ़ रहा है, ऐसा फिक्स नहीं हो गया कि 10% ही बढ़ेगी हर साल, ऐसा फिक्स नहीं हो गया। इस साल 10% बढ़ी तो अगले साल 12% बढ़ेगी, उसके अगले साल 14% बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ चेंज भी बढ़ रहा है, समझ गए, समझ गए, क्लियर है, मतलब एपी नहीं बन रही है यहाँ पे। एपी होता जैसे 10-10% बढ़ता तो एपी होता भाई, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ऐसे फिक्स एपी नहीं बढ़ रही, रेट ऑफ चेंज भी बढ़ रहा है ना, वो कॉमन डिफरेंस भी बढ़ रहा है बीच का, समझ गए, क्लियर है। सो अब यहाँ पे क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। तो लेट से पॉपुलेशन को मैं पी मान लू, ठीक है ना, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, let the population of the village at any time be at any time be represented by letter p। ठीक है ना, अब गिवन क्या है, now it is given that now it is given that now it is given that rate of change of population is proportional to population। हाँ मतलब पॉपुलेशन, इनहेबिटेंट्स पॉपुलेशन ही तो है, इनहेबिटेंट्स मतलब वहां रहने वाले लोग, प्रवासी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन is directly proportional to population, is directly proportional to population। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही रेट ऑफ चेंज बढ़ा, जितनी कम उतनी कम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी विच इंप्लाइज दैट, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहूंगा मैं मैथमेटिकली, डीपी बाय डीटी, क्या कहूंगा, डीपी बाय टीटी। भाई ओवर द टाइम की बात हो रही है ना, ओवर द टाइम पॉपुलेशन ओवर द टाइम, और नीचे देखो टाइम गिवन भी है, वहां से भी हिंट मिल जाएगा, टू तो 1999 टू तो ये टाइम ही तो है। तो डीपी बाय डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है ना, अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इन वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वेरी गुड, डीपी बाय डीटी इक्वल टू केपी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया, इक्वल टू केपी हो जाएगा। चलिए अब यहां से आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। तो वेरिएबल सेपरेशन यूज कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में तो वेरिएबल सेपरेशन लगता है और वो काफी आसानी से लग जाता है, p इक्वल टू के डी टी, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिंग वेरिएबल्स, सो इट विल बी लाइक log मॉडुलस p, log मॉडुलस p इक्वल टू के टी प्लस सी। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब सुनो,
अब आगे का इन्फॉर्मेशन देखो, यहां से लेके यहां तक का काम तो मैंने खत्म कर दिया, यहां से लेके यहां तक का काम तो जो करना था हो गया है ना। अब आगे क्या है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, 25,000 इन 2004, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2009। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि जब 1999 में पॉपुलेशन थी 20,000 थी, 2004 में जो पॉपुलेशन थी वो 25,000 थी, तो 2009 में कितनी होगी, है ना। अब अगर ये इक्वली ग्रोथ रेट अगर सेम होती तो फिर हम विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पता कर सकते थे कितने हर साल कितनी बड़ी, एक साल की निकाल लेते और 2009 में उतना जोड़ते, मतलब एपी बनता। अगर इट वुड हैव बीन एन, मतलब 10th क्लास में सब क्वेश्चन आया था शायद, ये एपी बन रही थी, है ना। एपी बन रही थी तो उसमें तो हमने बस उतने वो जैसे 2009 में सपोज करो 1999 से शुरू करूं तो पहली टर्म अगर 1999 तो 2004 मेरी फिफ्थ टर्म A5 और 2009 मेरी A10 हो जाएगी। तो A1 गिवन है, A5 गिवन है, तो A10 नहीं निकाल सकते क्या एपी का, बट वो ऐसा नहीं है इस बार क्या है, रेट ऑफ चेंज भी चेंज हो रही है। तो अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो भी जनरल सॉल्यूशन है, काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट जनरल सॉल्यूशन। मतलब आई विल नॉट से वेरिएबल्स, वेरिएबल्स प्लस साथ में कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये सब मिला दें। चार चीजें हो गई जो मिसिंग है ना, कुछ है ही नहीं गिवन। क्या क्या चीजें, पी के टी सी, पी के टी सी, ओके। अब पी के टी सी चार में हमको तीन सिचुएशन तो गिवन है कि नहीं है, दो सिचुएशन है, सॉरी, ओके ठीक है। अब सुनो, मुझसे पॉपुलेशन पूछी है उसने, मुझसे उसने क्या पूछी है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन निकालने के लिए कितनी चीजें, ये देखो इसको तो पूछी है ना, ये तो पूछी है मुझसे, ये तो पूछी है, इसको तो लगाओ साइड में। अब पूछी कितनी ये एज ए फंक्शन ऑफ, अगर मैं मानू पी एज ए फंक्शन ऑफ समथिंग मानू, तो पी एज ए फंक्शन ऑफ कितनी चीजों का फंक्शन बन रहा है, वो के टी सी, तीन चीजों का फंक्शन बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दो इंफॉर्मेशन यूज करके दो चीजों को तो एलिमिनेट कर दूंगा, के और सी को। एक बार के और सी एलिमिनेट हो गया तो पी एज ए फंक्शन ऑफ टी रह गया बस, टी पुटअप करो पी निकालो, टी पुटअप करो पी निकालो, समझ गए। हाँ, प्रिंसिपल और रेटो टाइम वाला जो क्वेश्चन था, भाई टी पुटअप करके प्रिंसिपल मिलता था, यहाँ टाइम पुटअप करके आपको पॉपुलेशन मिलेगी, समझ गए। तो दो इन्फॉर्मेशन जो है वो सीधे सीधे पुटअप करते हैं। तो अब हमको जो चीजें गिवन है वो कुछ ऐसे हैं। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट इन 1999, इन 1999 पॉपुलेशन कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000, ठीक है, 20,000। एंड इन 2004 पॉपुलेशन कितनी थी, टेल मी, 25,000। एंड इन 2009 पॉपुलेशन कितनी होगी, ये है मेरा सवाल, ये मुझे पता करना है, समझ गए। पॉपुलेशन इक्वल क्वेश्चन मार्क, सीरीज वाइज चलती तो आप 12th में नहीं होते, फिर आप अभी 10th में ही रहते, ठीक है। अब यू डिसाइड वेदर यू वांट टू सिट इन द क्लास 10th अगेन, तो आप सीरीज वाइज चला लो, ओके ठीक है। मुझे तो याद है ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली 10th क्लास में भी, एग्जैक्टली एपी वाले चैप्टर में, ओके फाइन। तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, तो मैं इसको एज पर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे देखना, ध्यान से सुनना। 1999 में मैं टी की वैल्यू 0 ले लूं, भाई इनिशियल टाइम, तो कितने साल का गैप है, तो इस 2004 में टी की वैल्यू 5, फिर कितने साल का गैप है, 4, तो टी की वैल्यू बोलो 9, यस। देखो भाई 1999 से कंपेयर करें तो 1999 को अगर मैं टी की वैल्यू 0 मान लूं तो 2004 में 5 साल आगे बढ़ा, तो टी की वैल्यू 5। और 1999 में अगर 0 मानूं तो 2009 में 10 साल आगे बढ़ गया, तो टी की वैल्यू 9 नहीं 10 होगा ना, 9 होगा क्या, 4 से 9 10 होगा ना, यस वही तो, 5 साल का ही तो गैप है, पांच पांच साल का ही तो गैप है, तो 10 हो गया ना। तो मैं इस प्रॉब्लम को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूं, देखना ध्यान से, कि व्हेन टी इक्वल टू 0 पी इक्वल टू 20,000, व्हेन टी इक्वल टू 5 पी इक्वल टू 25,000, एंड व्हेन टी इक्वल टू 10 पी इक्वल टू क्वेश्चन, बोलो। अब ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो गई, तो अपने को ये दो पॉइंट्स तो गिवन है, ये वाले दो पॉइंट्स तो गिवन है,
टी क्या है, 0,20,000 एंड 5,25,000। वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन दिस, तो उससे हमारे दो वेरिएबल्स कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे, के एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब पी और टी रह जाएंगे, तो टी की वैल्यू जैसे ही मैं 10 पुटअप करूंगा तो पी निकल के आ जाएगा। समझ गए एल्गोरिथम? ओके, चलो तो एक एक करके पुटअप करते हैं। नाउ पुटिंग पहला पॉइंट बताओ क्या है, मतलब टी कॉमा पी इक्वल टू, पहला पॉइंट क्या है, 0,20,000 इन इक्वेशन 1। वी गेट, बोलो क्या लॉग मॉडुलस पी है वहां पे, तो लॉग मॉडुलस 20,000 इक्वल टू, आगे क्या था, के टी प्लस सी, तो के इंटू टी यानी 0 प्लस सी। फाइन, तो देखो के तो गया यहां से, सी की वैल्यू आई, इंप्लाइज सी इक्वल टू व्हाट, लॉग मॉडुलस 20,000। तो देखो एक से एक गया, एक जो इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से एक वेरिएबल तो हुआ एलिमिनेट। चलो अगेन पुटिंग टी कॉमा पी इक्वल टू 5,25,000, 5 साल के गैप में, एंड साथ में सी की वैल्यू है हमारे पास, तो वो भी साथ के साथ पुटअप करूंगा ना, लॉग 20,000 इन इक्वेशन 1। ये तीन चीजें पुटअप करेंगे अब की बार। वी गेट, तो वापस इक्वेशन 1 की तरफ चलते हैं, क्या है, लॉग मॉडुलस पी, तो पी की जगह 25,000, लॉग मॉडुलस 25,000। फाइन, इक्वल टू के टी, तो के की वैल्यू तो नहीं है, टी की वैल्यू क्या है आपकी बार 5, टी की वैल्यू 5 है ना, प्लस सी की वैल्यू भी है मेरे पास, क्या, लॉग मॉडुलस 20,000। तो एक काम करें, लॉग के पास ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, लॉग 25,000 डिवाइडेड बाय लॉग 20,000 ही, केवल 20,000, डिवाइड करोगे तो केवल 20,000, माइनस करोगे तो लॉग 20,000 इक्वल टू 5 के, तो ये हो जाता है कट के 5/4, है ना, तो लॉग 5/4, या पर्टिकुलरली कहें तो लॉग मॉडुलस 5/4 इक्वल टू 5 के। नाउ व्हाट, के इक्वल टू, यस, के इक्वल टू 1/5 लॉग मॉडुलस 5/4। तो के भी सॉल्व, सी भी सॉल्व, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब क्या बचा, सो पुटिंग, अब इन दोनों की वैल्यूज पुटअप करो। सो पुटिंग, बोलो सी पहले सॉल्व कर चुके हो आप, क्या आया था सी, लॉग मॉडुलस 20,000, एंड के अभी अभी सॉल्व किया है, क्या आया, 1/5 इन इक्वेशन 1। नहीं, पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाओ, है ना, फिर फाइनली हमारा प्रॉब्लम क्या है वो बताएंगे, है ना। अभी अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, अब की बार हमारे दो थे, के और टी, तो के और सी, वैसे सी होता था, इस बार क्या थे, के और सी थे। तो एक जब सी होता था तो एक ही पॉइंट देता था वो एक्स और वाई, अभी के और सी दो के लिए उसने 2 पॉइंट दिए, तो पहले मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना रहा हूँ तसल्ली से, है ना। इन इक्वेशन 1 वी गेट, सो इक्वेशन 1 क्या थी, लॉग मॉडुलस पी इक्वल टू के टी, तो के क्या है, 1/5 लॉग मॉडुलस 5/4 इंटू इंटू टी, इंटू टी प्लस लॉग मॉडुलस 20,000। तो मैं एक बार तसल्ली से इस इक्वेशन को जितना सॉल्व कर सकता हूं कर रहा हूं, फिर बाद में टी की वैल्यू डालूंगा ना। तो देखो लॉग के पास अगेन लॉग को ले आओ, तो इट विल बी लाइक लॉग पी डिवाइडेड बाय 20,000, बोलो ओके फाइन। अब देखो ये 1/5 जो है, एक बार के लिए ऐसे मान लो, क्योंकि लॉग से लॉग काटना चाह रहे हो ना आप, लेकिन टी भी आगे, आगे क्या है, टी भी है, तो यू कैन डू वन थिंग, क्या कर सकते हैं बताओ, पी एज ए फंक्शन ऑफ टी लाने के लिए 1/5 लॉग 5/4 इंटू टी है ना। तो पी एज ए फंक्शन ऑफ टी बना सकते हो क्या, सीधे लॉग से लॉग कट सकता है क्या, 1/5 पावर में जाएगी तो 1/5 पावर हो जाएगी, 1/5 पावर तो वेरी मच डिफिकल्ट है ना। 5 को इधर ले आते हैं, यस 5 को इधर ले आते हैं और इधर 5 पावर बना देते हैं, 5 पावर लगाना आसान है 1/5 से, राइट, समझ गए ना। तो 5 को इधर ले आए तो इट विल बी लाइक 5 लॉग, हालांकि अभी मैं टी की वैल्यू जो उसने कही है ना 10, वो पुटअप करूं तो ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा, बट मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि नहीं, पहले पी एज ए फंक्शन टी बनाओ, क्योंकि एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा था, एक्सप्रेस पी एज ए फंक्शन ऑफ टी। उसने तीसरा क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि टाइम ये तो पॉपुलेशन कितनी है, उसने क्वेश्चन ये कहा कि पॉपुलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करो,
यानी जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो वही होगा पी एज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, समझे? तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इक्वल टू लॉग मॉडुलस 5/4 इंटू टी। फाइन। बट देखो टी लिखा हुआ है तो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा। होगा क्या बताओ आप? लॉग से लॉग डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं। क्या? दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो टी भी तो है वहां पे। ई के ऊपर जाएगी सारी चीज, तो टी का क्या करेंगे? ई टू द पावर टी थोड़ी ना है, टी है ये तो ओनली। भाई अगर इस पूरी चीज को मैं ई के ऊपर ले गया तो ई से लॉग कट नहीं पाएगा ना, टी भी तो है, ये टी भी अंदर होता तो कटता। टी का कर कह सकते हैं। सो वी हैव नो अदर ऑप्शन देन। तो फिर एक काम करो, दिस इज ओनली द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 5 को भी उधर, 1/5 को भी उधर रहने दो। तो p एज ए फंक्शन ऑफ t मान लो, ये भी एक p एज ए फंक्शन ऑफ t का ही फॉर्म है। देखो p सारा इधर है, t सारा उधर है, तो ये भी p एज ए फंक्शन ऑफ t है, बस उतना सिंप्लीफाइड नहीं जितना हमको पसंद है ना। तो इट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में t की वैल्यू डाल देते हैं। इज द तो अगर आपसे एग्जाम में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ ले या p एज ए फंक्शन ऑफ t पूछ ले तो आप इतना सॉल्व करके आएंगे। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में व्हेन t कितना है 10, देन p हाउ मच होगा, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है। सो पुटिंग t इक्वल टू 10 in the particular solution, putting t equal to 10 in the particular solution to find the value of p, particular solution to find p। ठीक है। we get we get। ठीक है, तो log क्या है बताओ, कहां तक पहुंच चुके हैं हम? log p डिवाइडेड बाय 20,000। और जैसे ही मैं वहां पे 1/5 log तो था ही सही, 5/4। और t की वैल्यू क्या रखनी है अब आपको? 10। तो इंटू 10 है ये, तो ये जो 5 तंग कर रहा था वो कट गया। ठीक है ना, समझ गए? अच्छा ये इससे मत काट देना जल्दीबाजी में, देखो इधर, ये लॉक के अंदर है ना, तो इसलिए मैं देखो लॉक के आगे मॉडुलस लगाना एक तरीके से तो सही भी है क्योंकि एनसीईआरटी ने रेकमेंड किया है, दूसरा तरीके से सेफ भी है क्योंकि मॉडुलस के अंदर होगा तो आप काटने से बचोगे। एंड लेट्स से ये मॉडुलस नहीं होता, लेट्स से आप इमेजिन करो, देखो कोई भी गलती कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, देखो इधर स्क्रीन पे, मान लो मॉडुलस नहीं है तो कोई भी बच्चा 2 से 4 काट सकता है, तो वो सेफ भी है। तो इसलिए लॉग के आगे तो मॉडुलस लगाने का ट्रेंड बना ही लो कि लगाना ही लगाना है ना। मान लो ऐसे लॉग होता तो कोई भी काट देता इसको 2 से 4, है ना, लेकिन कटेगा नहीं। लॉग मॉडुलस 5/4। हाँ अब ये 2 लॉग है, ये क्या है? 2 लॉग 5/4 है, तो 2 अंदर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, फिर लॉग से लॉग कट सकता है ना। सो इट विल बी लाइक लॉग p डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल टू लॉग 5/4 का स्क्वायर, है ना, 5/4 का स्क्वायर और अगेन एक मॉडुलस और लगा दो। वैसे तो पॉजिटिव ही होगा बट फिर भी लगा दो। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट p बाय 20,000 इक्वल टू 25/16। तो यहां से p हो जाएगा हम्म तो भी हो जाता, बिल्कुल हो जाता। हाँ p की वैल्यू डायरेक्ट निकाल जाते हैं ना, मतलब 20,000 को अब अल्टीमेटली इधर देखो, अल्टीमेटली लेके तो उधर ही गए ना, तो उधर ही रहने देते तो भी हो जाता है ना। ओके। सो 16 से 20,000 को काट दो जरा। 16 हाउ मेनी टाइम? 16 वन जा 16, 40, 16 2 जा 32, 80, 16 5 जा 80, 0 1250 इंटू 25 करना है 0, 25 5 जा 125 बचे 12, 25 दूनी 50 और 12 62, रिमाइंडर 6, 21 5, 25 जा 25 एंड 6 31। तो आपकी कैलकुलेशन के साथ 30,000 हो रहा था। देखो है तो उसके आसपास ही भाई, उस एपी क्यों 5 साल में 5,000 बढ़ा तो अगले 5 साल में 5,000 ही बढ़ेगा ना। एपी का क्वेश्चन में गलत कर रहे हो, 10 साल का ही तो गैप है। 1999 से 2004 5 साल, और 2004 से 2009 अगेन 5 साल। तो अगर 5 साल में 5,000 बढ़ा यानी हर साल 1,000 बढ़ा, तो 10 साल में 10,000 ही तो बढ़ेगा। तो एपी के हिसाब से चलते तो 20 से ये 30,000 होता, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ चेंज हो रही है ना, बढ़ रही है, इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा है। समझ गए? ठीक है ना। सो फाइनल कंक्लूजन ऑफ द प्रॉब्लम विल बी hence the population of the village will be द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। अब इमेजिन करो ये प्रॉब्लम किसके सामने आती होगी पॉपुलेशन करने की? जो म्युनिसिपैलिटी वाले हैं। तो इमेजिन करो एक म्युनिसिपैलिटी के
एम्प्लॉय को भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स को ही पड़ती है ना, ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स को ही पड़ती है, ठीक है, एक छोटे छोटे बाबू पटवारी सबको पड़ती है। द पॉपुलेशन, पटवारी जमीन नापने जाएगा, अब कोई आड़ी तिरछी कर्व टाइप में जमीन है, इंटीग्रेशन से सॉल्व करेगा एरिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और कैसे करेगा ना, तभी तो उनके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पटवारी के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री क्यों आ रही है, पटवारी का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक से काम पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा अगर वो लेना चाहे तो, वो लेना नहीं चाहेगा, वो केवल ये लेना चाहेगा तो उसकी मर्जी। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज विल बी, विल बी वॉट, 31 to 50 इन 2009। ठीक है। चलो लास्ट के दो तीन क्वेश्चन तो सरल ही होने चाहिए, आई होप, देखते हैं। सरल ही है, तीन क्वेश्चन है। चलो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है भैया, तो बोलो क्या करें, कैसे सॉल्व करें जनरल सॉल्यूशन के लिए, इसको क्या कर दूं, सेपरेट को कर दूं, तो y को तो उधर जाके जीरो ही बना दो, या फिर y बाय y कर दूं, y को जीरो कर दो, सो इट विल बी लाइक y dx माइनस x dy इक्वल टू जीरो। सो dy बाय dx इक्वल टू, x से लगा हुआ है y, नहीं माइनस क्यों, प्लस में हो जाएगा ना, माइनस ही तो है इधर, dy dx के साथ तो ये भी तो फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, सो सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी विल गेट dy बाय y dx बाय x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के बाद ऐसे क्वेश्चन देता है तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तौहीन हो रही है? लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस c। ओके, सो इट विल बी लाइक लॉग को लॉग के पास ले, इसको भी लॉग सी लेते हैं, इसको भी लॉग सी लेते हैं, इसको भी लॉग सी लेते हैं ना, तो y बाई एक्स इक्वल टू सी। सो y बाई एक्स इक्वल टू सी, यानी y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाया तो y इक्वल टू सी एक्स, y इक्वल टू सी एक्स, ऑप्शन नंबर क्या, y इक्वल टू सी एक्स, ऑप्शन नंबर सी। यस, ठीक है। चलते हैं 17, द जनरल सॉल्यूशन। अब इसका बताओ, तो इसमें तो बस आपको फॉर्मेट बताना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, dx बाई dy टाइप की फंक्शन अगर है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बताओ, e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 dy, नॉट x। ठीक है ना, इंटू अगेन dy, देखो गलत किया है क्या, इंटू अगेन डी वाई, ये तो ब्रैकेट में लगाओ और इंटू अगेन डी वाई प्लस सी। अब ऐसा कैसा स्ट्रक्चर का मैच कर रहा है, सी में ही कर रहा है, एक्स इंटू ई टू द पावर पी वन डी वाई क्यू वन, अच्छा क्यू वन भी होता है, ये भी मत भूलो क्यू वन होता है ना, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी वन डी वाई प्लस सी। ओके फाइन, लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस है ना, गिव इट सम रेस्पेक्ट। कैलकुलस कब स्टार्ट हुआ था, है ना, पहला याद करो, वो पहला क्वेश्चन कैलकुलस का, जब छोटा सा डिफरेंशिएशन आपको, मैंने शायद यही करवाया होगा बेटा, कि एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स होता है 2x, शायद पहला क्वेश्चन मैंने आपको कैलकुलस का ये कराया था, एंड लास्ट क्वेश्चन अब ये करवा रहे हैं, so respect it। the general solution of the differential equation this equal to zero should be what, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा चेंज करें, अच्छा हुआ थोड़ा रेस्पेक्टेड तो आया, अच्छा हुआ थोड़ा रेस्पेक्टेड तो आया है ना। ओके, चलो बोलो क्या करें, डी बाई डी एक्स को एलिमिनेट करें, डी बाई डी को आइसोलेट करें, सो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2x, मतलब माइनस पूरे के बाहर रहेगा, डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो अच्छा है तो यार, माइनस वाई माइनस 2x बाय ई टू द पावर एक्स, लीनियर बना दो चलो, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2x and by e to the power x, so the value of p is 1, p is 1 और q is this one है ना, so integrating factor इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 dx है ना, तो e टू द पावर x आएगा, यस, तो जनरल सॉल्यूशन जनरली पूछा है उसने है ना, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या था, -2x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x इंटू अगेन ई टू द पावर x, ठीक है ना, प्लस c, तो ये तो कट जाएगा, -2x का, x का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और इधर क्या है y ई टू द पावर x, मैच करो ऑप्शन, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके y इंटू ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ओ इक्वल टू सी, this is the final solution, option number C।
डन। सो कैलकुलस ओवर, चैप्टर ओवर, एक्सरसाइज ओवर, मतलब एक्सरसाइज भी ओवर, चैप्टर बी ओवर, पोर्शन भी ओवर, एक पूरा पोर्शन ओवर है, सबसे बड़ा पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स टिल यूर क्लास ट्वेल्थ। आज तक क्लास ट्वेल्थ तक इतना बड़ा पोर्शन तो कभी नहीं देखा होगा ना। अब 3D एंड वेक्टर भी बड़ा है, बट खैर उतना बड़ा नहीं है जितना ये, बट उसको भी लाइटली नहीं ले सकते। वेक्टर आपका इजी चैप्टर है, उसमें आप एंजॉय करना, बट जब हम 3D में घुसेंगे तो आपको पता होगा, स्कूल में चल रहा होगा तो आपको पता होगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज। हम वो हमारे तरीके से स्टाइल से चलेंगे, हम एक एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। कोई भी फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि रट लो, एक्सेप्ट कोई इक्का दुक्का कोई होगा छोटा, मतलब कोई 100 में से कोई एक फॉर्मूला होगा जो मैं कह दूंगा बेटा इसको तो डायरेक्ट ही कर लो, क्योंकि हो सकता है उसका डेरिवेशन आउट ऑफ अवर रीच हो, तो उसको मैं कह दूं भैया इसको डायरेक्ट कर दो। तो बाकी 100 में से 99 फॉर्मूले में आपको पूरे के पूरे डिराइव करूंगा, उसके बिना समझ नहीं आएगा। सो इट विल ऑल्सो टेक टाइम, ऐसे मत सोचना कि अब कोर्स जल्दी हो जाएगा, इट विल ऑल्सो टेक टाइम। तो सिंसेरिटी यही मेंटेन करनी। ओके, चलो तो इसका टेस्ट लेना पहले कल, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड